हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में यूनिट 4 ज्यामिति जो कि है जहाँ पे शुरू होता है त्रिभुज। आज फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर को हल करने के लिए। अरिहंत की किताब हमारे पास है, तो इसकी थ्योरी को हम नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। आप इसके थ्योरी में जान सकते हैं कि हमारे पास प्रमेय क्या है। पहला जो प्रमेय है वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रूप से आता है। भाई यहाँ पे पहले प्रमेय को हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन इसमें आएगा कैसे। देखिए, सीधे सीधे जो प्रमेय लिखा गया है कि कहा देखा इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। जिसको थेल्स प्रमेय है उसका निगमन कीजिए। निगमन करने को तो नहीं कहेगा, सिद्ध करने को कहेगा। तो प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रछेद करने वाली रेखा खींची जाए। बेसिकली एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे, दो अलग अलग बिंदुओं पर अगर काटे तो उनका अनुपात क्या है, समान रखता है। ऐसा ये प्रमेय है और इसको हमको सिद्ध करना है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें चित्र समझ लेना चाहिए। देखो भाई, हमने ये चित्र बना लिया। यहाँ पे ये लाइन इसके समांतर हम कहेंगे दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर स्थित बिंदु D, मतलब एक रेखा जो BC के समांतर है, जो रेखा AB और AC को D और E पर काटती है। और ऐसी स्थिति में हमको सिद्ध करना है AD/DB = AE/EC। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करनी है कि हमने यहाँ से इसको लंब डाला, यहाँ से इस हमने ले भुजा पे लंब डाला है। इसका नाम रख देते हैं M, इसका नाम रख देते हैं N। और इस लाइन को हमने मिला दिया है, इस लाइन को हमने मिला दिया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार AD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ME हो जाएगी। इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। बात समझेंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। साथ में अनुपात निकालेंगे इस त्रिभुज का, ठीक है। इसके लिए आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई यहाँ पे कहीं नहीं बनेगी। ये जो लंब डाला गया है यही इसकी ऊंचाई भी होगी जो त्रिभुज के बाहर है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू 1/2, इसका बेस हो जाएगा BD हम कह सकते हैं, इनटू जो इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे 90 अंश का कोण बनाने वाली कोई लाइन नहीं है इसके अंदर, ये 90 से ज़्यादा बना है। तो ये जो 90 बना के बन रहा है भुजा ME, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ से जब इनका रेशियो निकालेंगे ये हिस्सा कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा और इस त्रिभुज के रेशियो के बराबर हमको क्या मिल जाएगा, AD/DB या फिर BD या फिर DB, जो भी आप कहें, DB ही लिख लेते हैं। तो हमको ये बटे ये बराबर ये बटे ये सिद्ध करना था, तो हमको इन दोनों का अनुपात मिल चुका है। ऐसे ही इसका अनुपात निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और साथ में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, जो कि ठीक है, जो कि हो जाएगा क्या, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ ADE। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, नाम भी ADE रहेगा। इस त्रिभुज का नाम DEC रख दे रहे हैं अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हमने रख दिया। यहाँ पे जब अनुपात लेंगे तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई करेंगे। आधार इसके लिए AE रह जाएगा और ऊंचाई यहाँ से देखेंगे MD, हमने ऊंचाई इसको रखी है। और इस त्रिभुज के लिए भी यही ऊंचाई होगी, तो वहाँ पे वाला हिस्सा भी कट जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली EC लिख देते हैं। तो हमको यहाँ पे पहले समीकरण में मिल जाता है, जहाँ पे इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ मिल जाता है। अब इन्हीं अनुपात को बराबर करने के लिए आप देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब एक ही त्रिभुज है, तो आप बराबर होगा। नीचे वाले हिस्से को बराबर करने के लिए भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच में स्थित जब भी दो त्रिभुज होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। तो हम एक तीसरा समीकरण बनाएंगे, कहेंगे एरिया DBE इक्वल एरिया, या फिर ट्रायंगल बनाना ज़रूरी था, एरिया ट्रायंगल किसका हो जाएगा, EDC का। तो यहाँ पे DEC हमने लिख दिया है। ये समीकरण नंबर 3 कह देंगे। समीकरण 1 ये था, समीकरण नंबर 2 ये था, कहेंगे समीकरण 1 2 3 से। और हमको जो बराबर करना था हम उसको डायरेक्टली बराबर कर लेंगे, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये हो जाएगा, थल सफर में काम खत्म हो जाएगी। इसी के अपोजिट है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, जो कि प्रमेय नंबर 2 हो जाता है। और संभावना रही कि अभी तक ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, तो
आगे भी यही रहेगा कि ये पूछा नहीं जाएगा। अब इस पे आधारित अपने प्रश्न रहते हैं जो कि प्रश्नावली में देखने को मिल जाते हैं। एनसीईआरटी अरिहंत की किताब में से जो क्वेश्चन है हम केवल उन्हीं को करने वाले हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज MST, यहाँ पे सभी कोण दिए गए हैं, क्या ये इसके समरूप हैं? तो समरूपता के बारे में आप जानते हैं कि अगर सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो और सभी कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें त्रिभुज PQR के बारे में और त्रिभुज MST के बारे में हम देखते हैं तो हमको P बराबर 55 मिल जाता है, हमने 55 लिख दिया। Q बराबर 25 मिल जाता है, हमने 25 लिख दिया। M बराबर 100 मिल जाता है, हमने 100 लिख दिया। S बराबर 25 मिल जाता है, हमने 25 लिख दिया। अगर यहाँ वाला कोण निकालेंगे तो अपना वो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और ये वाला कोण अगर निकालेंगे तो आपको वो 100 हो जाएगा। कुल मिला के ये बात रहती है। क्या QPR, क्या ट्रायंगल QPR सिमिलर है ट्रायंगल TSM के? तो आइए मिलान करके देख लेते हैं। Q और T बराबर है, क्या Q का कोण और T का कोण बराबर है? 25-25 नहीं बराबर है, तो हम कह देंगे ये समरूप नहीं है। समरूप कौन सा होना चाहिए? जिसके सम्मुख कोण बराबर हों वही अपना समरूप होना चाहिए। अगर हम कहें कि QPR के समरूप कौन है तो Q के बराबर कौन सा है? S दिखाई दे रहा था, हम कहेंगे S। और P के बराबर 55, 55 के बराबर T दिखाई दे रहा था, T। और कौन दिखाई दे रहा है? ST, फिर M हो जाता है। तो ये वाला त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है भाई, त्रिभुज वही है लेकिन उसका नाम हमने चेंज कर दिया है। इस वजह से आपको बात को समझना होगा कि अगर नाम बदल के कहा जाए, जैसे नाम बिगाड़ दिया जाए आपका, ठीक है, बबलू का डब्लू कर दिया जाए तो आपको पसंद नहीं आएगा ना। तो यही सेम चीज़ है, अगर ये नाम बिगाड़ दिया जाएगा तो पसंद नहीं आएगा और ये समरूपता ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बातें ख़त्म हो चुकी है। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और यहाँ पे अलग अलग भुजाएं और कोण दिए गए हैं और एक भुजा और एक कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। सवाल संख्या 3 भी ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने चित्र बना लिया है। भैया हमसे कहा गया कि त्रिभुज ABCDEF के समरूप है, तो A के सामने A, B के सामने F, C के सामने E हमने रख दिया है। जो भी हमको कोण दिए थे, A बराबर 30 रख दिया, C बराबर 50 रख दिया, AB बराबर 5 रख दिया, AC बराबर 8 रख दिया, DF बराबर हमको 7.5 दिया था, वो हमने रख दिया है। अब हमसे पूछ रहा है ED का मान, DE का मान, DE का मान, ये हमसे पूछ रहा है। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AB बटे DF बराबर AC बटे DE। तो यहाँ पे हम डिटेल तो नहीं लिखने वाले हैं, लेकिन हम 5 बटे 7.5 और 8 बटे x लिख देने वाले हैं। इसको लिखते ही हम तिरछा गुणा कर लेंगे। तिरछा गुणा करने का 15 × 75 होता है, 1.5 मिल जाएगा और इसका गुणा कर देंगे। 15 दूनी 30, 45 चौके 60, 15 चौके 7, 15 8 120 होता है। इसका मतलब x बराबर क्या मिल जाएगा? 120, एक अंक पे दशमलव यानी कि 12। कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। और अगर आप इसमें कोण की बात करेंगे तो ये बराबर 30 हो जाएगा, ये बराबर 50 हो जाएगा। 50 30 जोड़े 80, 180 में घटाने पर 100, ये वाला कोण हो जाएगा 100। अब आपसे जो भी कोण पूछा जा रहा है, f का मान पूछा जा रहा है, जो कि हो गया 100, बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही आपको कोणों का मान निकालना है। प्रश्न संख्या 3 और 4 भी सेम टू सेम होने वाली हैं। चौथे का आप चित्र देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बनाया गया है। यहाँ पे समरूप, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं और हमको यहाँ पे क्या करना है कि बता देना है कौन से भुजा, कौन सा कोण मतलब भुजा आपसे पूछी जा रही है, वो मान हम बता देंगे। मेन बात यहाँ पे रहती है कि हमको किसके आधार पे हमको इस प्रश्न में करना चाहिए। तो जो भी हमको समरूपता दी गई है, जैसे कि चौथे प्रश्न के लिए जो हमको समरूपता दी गई है, हमको यहाँ से देखना है। OA/OC करना है, AB/CD करना है, OB/OD करना है। ऐसे बराबर करके जब आप लिखेंगे और भुजाओं के जब मान रखेंगे तो फटाफट निकलेंगे। चित्र देख कर आप करेंगे तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं या फिर किसी से भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि समरूपता को समझना, ये जो लिखा गया है उससे समझना सबसे आसान काम होता है, जो चित्र बना है उससे समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अब अगर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 5 की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस रेखा समांतर दी गई है, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार में इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो 6/3 9/x करना बहुत आसान काम हो जाएगा और करते ही आपका आंसर तुरंत मिल जाना चाहिए। मिलने में कोई ज़्यादा संकोच की बात तो नहीं होगी, 4.5 ही मिल जाएगा। 6 का आधा हो रहा है तो 9 का आधा, 4.5 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सिंपल काम होने वाला है। और छठे सवाल में यहाँ पे जब समरूप दिया गया है, P का मान आपसे पूछा जा रहा है, P यहाँ पे भी दिया गया है,
जब समरूप दिया गया तो इनके आधार पर भुजाओं को 3 भाग मिलेंगे। मैं इस प्रश्न को करके दिखा देना चाहूँगा ताकि आपको पीछे वाले प्रश्न का भी सॉल्यूशन जो है आसानी से समझ में आ जाए और कैसे करना है। जैसे कि हमको फिगर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे देखा है कि ADB समरूप है ADC के, तो हमने लिखा AD/AD, परफेक्टली काम हो गया। DB/DC लिख लिया, परफेक्ट हो गया। AB/AC लिख दिया, ये हो गया काम खत्म। P का मान निकालना है तो चीज़ों को पहले रखो। क्या AD आपको पता है? नहीं पता, तो इसको बातें ख़त्म कर लो। यहाँ पे AD का हमको रखना ही नहीं, मतलब इसको काटना नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है, बात ख़त्म। अब हम यहाँ पे DB देख रहे हैं जो कि है P, और हमको DC चाहिए तो वो क्या है 2 बराबर AB चाहिए, AB है 18/AC चाहिए जो कि है P। तो हम ऐसे कर लेते हैं, P और P का गुणा P स्क्वायर हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, P बराबर अपना 6 मिल जाएगा। आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से करना है, हमको चित्र देखकर ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा सा समझते हैं बातों को, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इसमें लिखा है, वो दिया भी है, अपन कैसे करेंगे कि जल्दी से हो। तो जल्दी से करने का तरीका यही है, आपको जो लिखा गया है उससे चीज़ों को ढूंढना है। जो चित्र में बनाया गया उससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे लिखना सीख जाते हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। आगे के जितने भी सवालें हैं इसी क्रम में बढ़ने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अगर प्रश्न संख्या 9 की बात किया जाए तो यहाँ पे भुजाएं समांतर दी गई, समांतर देने के साथ में कुछ भुजाओं के मान यक्स की वैल्यू के फॉर्म में दिए गए हैं। ऐसे में यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इतना बटे इतना बराबर होगा अपने यक्स के। जैसे ही बटे करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो द्विघात समीकरण संभवतः बन सकता है या फिर नहीं भी बन सकता है, काटने के बाद हल हो जाएगा। अगर आप करेंगे तभी आपको उत्तर मिल पाएगा, और करना है आपको ज़रूर, कर लेंगे काम हो जाएगा। ऐसे ही 10वीं सवाल में है, 11वीं सवाल में भी है, और 12वीं सवाल को थोड़ा सा हल करना है, उसका हम समझा दे रहे हैं। लेकिन आपको 10 और 11 नंबर सवाल में इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे समांतर दिया, इतना बटे इतना, बहुत सिंपल सा काम है। द्विघात समीकरण बनेगा, या फिर द्विघात समीकरण ना भी बन पाए, एक्स स्क्वायर अपन कट ही जाएंगे। सिंपली अगर मैं करके दिखाना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, x+1/x-1 करेंगे बराबर x+3/x कर लेंगे। यही तो हो गया, जब समांतर दिया है तो यही होगा, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि ऐसा कुछ हो ज़्यादा सोचने वाला। इधर गुणा कराएंगे तो x² + x मिल जाएगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो x² x का जब 3 में गुणा होगा 3x, x से जब गुणा होगा तो -x, एक से गुणा करेंगे तो -3, x² कट जाएगा। सभी सवालों में ऐसे ही लगभग होने वाला है। और उसके बाद अपन ये हिस्से को इधर पहुँचा देते हैं, इधर x है, ये -3x हो जाएगा और ये +x हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x जोड़कर 2x में 1x घटाने पर -x बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या मिल गया अपना 3 मिल गया। इस प्रकार से प्रश्नों को अगर आप हल करेंगे तो सारे प्रश्न हो जाने वाले हैं। यहाँ पे 13 नंबर सवाल को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचता है इसमें। और मतलब यहाँ पे समांतर दिया गया, समांतर दिया थी x का मान, अगर ये समांतर दिया गया है, ये लाइनें समांतर दी गई, ये तिरछी लाइनें काट के आ रही हैं, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, जब कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रश्नों को हल करना यहाँ पर रहेगा आसान, बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे। भुजाओं का अनुपात बराबर करके, मतलब जैसे आपने 11वीं सवाल में किया वैसे ही कुछ कर लेना है, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर सवाल को। यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, हमको बताना है CA गुणते MP बराबर PA गुणते, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों समकोण बनाए हुए हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। जब समांतर होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन से भुजा का अनुपात किसके साथ बराबर जाएगा, सभी के साथ में जाएगा। तो हालांकि अगर हमको यहाँ पे PM की बात कर रहे हैं तो 2 छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के लेना है, और तब हमें क्या मिल जाएगा, AB बटे AM मिलेगा, बराबर हो जाएगा AC बटे AP, बराबर हो जाएगा BC बटे MP, ऐसा कुछ स्थिति मिल जाएगी, ठीक है। जब भी भुजाएं बड़ी हो रही हैं, अभी हमको लेना है CA, तो CA लेना है, MP लेना है, MP लेना है, PA लेना है, नहीं PA लेना है, ये लेना है, BC लेना है, ये लेना है। इसको हटा देते हैं, काम खत्म रखते हैं। तो ये होगा बराबर भैया, इसका जब तिरछा गुणा करा देंगे AC गुणते MP बराबर PA
या फिर PA गुणते BC हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है। समरूप हो जाएंगे आकृति, उनके भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो ही जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि ये थोड़े से अगले वाले चैप्टर की सवाल जो है इसमें दे दी गई है। यहाँ पे थल्स प्रमेय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन समरूपता लग रही है ज़्यादा विशेष कर कर। यहाँ पे 14वीं सवाल की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार की क्या है कि समांतर सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि PQ जो है AB के समांतर है। जब अगर इसके समांतर करना है तो इनके भुजाओं का अनुपात को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। और AD बराबर आपको दिया गया है BE, तो ये हिस्सा दिया गया है। और हमको दिया गया है DP समांतर है BC के, तो इतना बटे पूरा बराबर इतना बटे पूरा हो जाएगा। और EQ समांतर दिया गया AC के, इतना बटे पूरा बराबर इतना बटे पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा जब बराबर दिया गया है, ठीक है, इतना जब बराबर दिया गया है तो अभी यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी कमी आ रही है, और इसको विधिवत समझाने के लिए हम सोचेंगे कि अगले वीडियो में इसको बताया जाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।